नमस्कार साथियों, मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। सरस्वती स्कूल के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आशा करता हूं कि कोविड-19 की वजह से आप सभी अपने घरों में सुरक्षित व मंगलमय होंगे। आगे मैं सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। प्रत्येक विद्यार्थी का प्रमुख लक्ष्य होता है कि अधिकतम अंक अर्जित करना। इसके लिए पहले अपने को उसकी प्लानिंग का पता होना चाहिए। थ्योरी कितने मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं और स्कूल की तरफ से कितने शब्दांक यहाँ से भेजे जाते हैं, उनके बारे में भी अपने को संपूर्णतया अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस प्लानिंग के मुताबिक अपने को आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए आप ध्यान दीजिए। अपने थ्योरी की बात करें तो 56 नंबर का पेपर अपने बोर्ड में आता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 56 नंबर का पेपर रखा जाता है। उनमें से अपने को अधिकतम अंक अर्जित करने होते हैं। उसके बाद बात करें तो 30 नंबर के अपने प्रैक्टिकल होते हैं तथा स्कूल की तरफ से 14 नंबर भेजे जाते हैं। वो 14 नंबर आप अर्धवार्षिक में कितने अंक अर्जित करते हैं, टेस्टों के सभी नंबर को टोटल करके उनका परसेंटेज निकाल के उसके बेस पर आपके 14 नंबर भेजे जाते हैं। कुल मिला के 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से अपने को अधिक से अधिक अंक लाने होते हैं और ऐसा प्रयास प्रत्येक विद्यार्थी का भी होता है। अब हम विद्यार्थियों आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने 12th क्लास के यूनिट नंबर 6 की बात करेंगे। इस यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड। ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड में एक इम्पोर्टेंट जो लेसन होता है कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक होता है उसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अपन स्टडी करते हैं। विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इन हार्मोन्स की कमी और अधिकता पर अपनी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इनके बारे में अपन डिटेल से जानकारी लेंगे। उनमें से अपन सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड की बात कर रहे हैं। उस ग्लैंड का नाम है अग्न्याशय ग्लैंड या अग्न्याशय ग्रंथि बोल सकते हैं। इसी अग्न्याशय ग्लैंड को अपन पैंक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। कभी बार इसका नाम अग्न्याशय ग्लैंड भी आ सकता है, कई बार इसे अपन पैंक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। यानी दोनों वर्ड काम में लिए जा सकते हैं इस ग्लैंड के लिए। आगे इसकी स्ट्रक्चर देखें कि ये ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, किस प्रकार की होती है, क्या इसकी आंतरिक स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बारे में आगे अपन पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ग्लैंड अपनी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होती है। तो इसकी बात करते हैं तो ये जो ग्लैंड होती है अपने आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे वाले भाग तथा ग्रहणी के ऊपर, आमाशय के नीचे वाले भाग तथा ग्रहणी के ऊपर स्थित होती है तथा एक पत्तीनुमा आकृति बनाते हुए पाई जाती है। पत्तीनुमा आकृति बनाते हुए पाई जाती है। ये ऊपर वाला जो भाग अपने आमाशय का होता है, यहां से ये श्वसन द्वारा छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। ये इसकी वजन की बात करें तो लगभग इस ग्रंथि का वजन 85 ग्राम के आसपास होता है। 85 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है तथा पत्तीनुमा संरचना में होती है। इस ग्रंथि के अंदर की स्ट्रक्चर को देखें
तो इस ग्रंथि के अंदर की स्ट्रक्चर में विशेष प्रकार की पालियां, लॉब्स होते हैं। इन लॉब्स में विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह प्रेजेंट होते हैं। ये समूह क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की आकृति, अंगूर के गुच्छे नुमा आकृति बनाते हुए पाए जाते हैं। इस ग्रुप में 3 प्रकार की सेल्स होती है, जिन्हें अपन अलग अलग प्रकार के नाम देते हैं। इस ग्रुप को लैंगरहैंस का द्वीप कहते हैं। जो इसके अंदर की जो संरचना में अपन बात करें, इनकी पालू को देखें, इस पालू के बीच में विशेष प्रकार का गुच्छा होता अंगूर का, जिन्हें अपन लैंगरहैंस के द्वीप कह सकते हैं। लैंगरहैंस के द्वीप, इन्हें लैंगरहैंस के द्वीप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके खोजकर्ता लैंगरहैंस थे। लैंगरहैंस होने की वजह से इन कोशिकाओं के समूह को अपन लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं। इस लैंगरहैंस के द्वीप में भी वापस 3 प्रकार की सेल्स होती है। ये जो लैंगरहैंस का द्वीप है, इसके अंदर अलग अलग आकार की, आकृति की 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिन्हें अपन कह सकते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। अब इन सेल्स का वापस अलग प्रकार का वर्क होता है। ये सेल्स वापस अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिनका वापस अपनी बॉडी में अलग प्रकार का इफेक्ट होता है। अब हम इस लैंगरहैंस के द्वीप की आंतरिक संरचना को देखें। इस आंतरिक संरचना के अंदर ये जो 3 प्रकार की सेल्स होती है, इनसे किस प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार की होती है, संख्या में कितनी क्या होती है, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में अपन बात करें। आपके सामने एक लैंगरहैंस का जो द्वीप दिखाया हुआ है, इसमें 3 प्रकार की सेल्स शो हो रही है। इनमें से आप सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फा सेल्स की, जो लगभग मध्यम आकार की होती है। ये ज्यादा बड़ी नहीं होती है, मीडियम आकार की होती है, मध्यम आकार की, और संख्या में भी लगभग टोटल कोशिकाओं का लगभग 30% होती है। मध्यम आकार की, ज्यादा बड़ी भी नहीं होती है, ज्यादा छोटी भी नहीं होती है, मीडियम रेंज की होती है। संख्या में लगभग इनका परसेंटेज देखें तो 30% इनका रोल होता है। ठीक है। इनके खोजकर्ता मर्लिन नामक वैज्ञानिक माने गए हैं। इनकी खोजकर्ता मर्लिन नामक वैज्ञानिक माने गए हैं। उसके बाद आगे अपन बात करते हैं, तो सबसे जो इंपोर्टेंट सेल्स होती है वो बीटा सेल्स होती है। इस ग्रंथि की सबसे जो इंपोर्टेंट सेल्स होती है बीटा सेल्स होती है। डायग्राम में आपको इस पॉइंट के थ्रू आपको अलग से शो कर रखा है। बीटा सेल्स जो आकार में भी इन दोनों सेल्स की तुलना में बड़ी होती है और संख्या में भी ज्यादा पाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो ये आकार में अन्य की तुलना में बड़ी होती है, और इनका परसेंटेज की बात करें तो लगभग 60% के आसपास इनकी संख्या होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, इनसे एक विशेष प्रकार का हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसे अपन नाम देता है इंसुलिन। और ऊपर वाली सेल्स की बात करें तो उसे भी एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है, जिन्हें अपन कहते हैं ग्लूकेगॉन। यहां नीचे मैंने बता दिया, ऊपर स्पेस कम होने के कारण। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और आगे अपन तीसरी सेल्स की बात करें, जिसका नाम है डेल्टा सेल्स या डेल्टा कोशिकाएं कह सकते हैं। इस डेल्टा सेल की बात करें तो ये आकार में और इन दोनों से छोटी होती है। इन दोनों की तुलना में ये सबसे ज्यादा छोटी होती है। इनकी परसेंटेज की बात करें तो लगभग 10% के आसपास इनकी रेंज होती है। सबसे ज्यादा मतलब बीटा सेल्स, उससे थोड़ी मतलब कम अल्फा सेल्स, और उससे और ज्यादा ही कम की बात करें
तो डेल्टा सेल्स। इनसे भी एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसे अपन सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। ये 3 प्रकार के हार्मोन इन 3 प्रकार की कोशिकाओं से सीक्रेट होते हैं। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं एक ग्रुप में रहती है। इस ग्रुप या समूह को अपन लैंगरेंज का द्वीप कहते हैं। जो आपको ये लैंगरेंज का जो द्वीप है ये पालू के बीच में सेट रहता है। आगे हम बात करते हैं इन जो कोशिकाओं से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये अपने शरीर में किस प्रकार से योगदान देते हैं या अपने शरीर को प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था अल्फा सेल्स थी, उनसे एक विशेष प्रकार का हार्मोन सीक्रेट हो रहा था जिसका नाम ग्लूकेगोन था। ठीक है, जिसका नाम था ग्लूकेगोन। अब ये ग्लूकेगोन हार्मोन किस प्रकार से अपने ब्लड में ग्लूकोज व ग्लाइकोजन को मेंटेन करता है उसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है, अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है यानी जो ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। उस प्रक्रिया को अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं या ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कह सकते हो। दोनों सेम वर्ड है, एक ही अर्थ देते हैं यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये काम करने का कार्य अपने ग्लूकेगोन हार्मोन करता है। अगर ग्लूकेगोन हार्मोन का सिक्रेशन बराबर होता है तो अपने शरीर में उपस्थित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है और अपनी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है उसकी। और आगे दूसरे हार्मोन की बात करें, सेकंड अपना हार्मोन था इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं से सीक्रेट होता है। इसका अपनी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी लगभग 10th क्लास और 12th क्लास में इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। इससे एक विशेष प्रकार की डायबिटीज की बीमारी भी होती है, उस पर भी अपन आगे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इसकी आगे ये बात करते हैं इस इंसुलिन हार्मोन का रोल क्या है, ये क्या करता है, इसकी कमी से क्या इफेक्ट पड़ता है, अधिकता से क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन बराबर होता है तो ये हार्मोन एक प्रक्रिया संपन्न करता है। ये क्या करता है, अपने ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी अपने शरीर में ग्लूकोज को वापस ये ग्लाइकोजन में बदलता है। यानी ऊपर वाली जो प्रक्रिया है इसके एंटी काम करता है। या तो अपने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तो यहाँ अपने ग्लूकोज से पुनः वापस ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है और इस प्रकार ये प्रक्रिया संपन्न करता है। यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बनता है उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस शब्द का अर्थ होता है टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज टूट के वापस ग्लाइकोजन में बदल जाता है और अपने शरीर में यानी ब्लड में ग्लूकोज की बराबर नियंत्रित मात्रा बनी रहती है। यदि किसी कारण वजह से अपने शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है किसी वजह से, तो अपनी शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अपनी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे अपन विशेष प्रकार की एक बीमारी का नाम देते हैं जिन्हें अपन डायबिटीज कहते हैं। कुछ बच्चे इसे डायबिटीज भी बोलते हैं। डायबिटीज, कुछ इसे मधुमेह भी कह देते हैं। वही बात है, सेम शब्द है, मधुमेह बोल देते हैं।
इसी डायबिटीज को कभी कभार डायबिटीज इंसिपिडस नाम भी दिया जाता है। कभी कभार इसे शर्करा रोग भी नाम दिया जाता है। आप इसे डायबिटीज कह सकते हो, मधुमेह कह सकते हो, डायबिटीज इंसिपिडस भी कह सकते हो, शर्करा रोग भी कह सकते हो। ये बीमारी अपने शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, यानी ग्लूकोज नहीं टूटता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिससे अपने बॉडी में दिन पर दिन ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है। इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर सीधे इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्शन के थ्रू भी अपनी बॉडी में लेते हैं। इंजेक्शन के थ्रू भी लेते हैं, कुछ दवाइयां गोलियां भी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट काम में लेते हैं। ठीक है। और कभी कभार ये आनुवंशिक बीमारी का रूप भी धारण कर लेती है। कई बार अपनी बॉडी में किसी कारण वजह से ये अपने हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर पाती ये ग्रंथि, तो भी ये डायबिटीज रोग अपने को हो जाता है। आगे अपन बात करें सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ये हार्मोन अपने डेल्टा सेल से सहित होता है। ये तीनों प्रकार की सेल्स है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन इन दोनों हार्मोन्स पर कंट्रोल रखता है, दोनों हार्मोन पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। तथा साथ ही ये हार्मोन अपने एसिमिलेशन रेट, जिसे अपन कह सकते हैं स्वांगीकरण दर को बढ़ाता है। एसिमिलेशन कह सकते हो, इसे आप स्वांगीकरण भी कह सकते हो। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है, जब अपने शरीर में आंतों के द्वारा जो भोजन चूस लिया जाता है, चूसने के बाद वो अपने रक्त में मिल जाता है, रक्त के द्वारा वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में जाने के पश्चात उसका किस प्रकार से पाचन होता है, उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। उस स्वांगीकरण की दर को बढ़ाने का काम अपनी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है और इन दोनों हार्मोन पर भी बराबर नियंत्रण रखता है, ताकि किसी हार्मोन की कमी न हो जाए या अधिकता न हो जाए। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम पड़ जाती है। अगर इसी प्रकार से इस हार्मोन की कमी पड़ जाती है तो भी वह इसका एंटी इफेक्ट पड़ जाता है। तो इन दोनों हार्मोन का बैलेंस होना भी काफी जरूरी है और दोनों पर नियंत्रण रखने का कार्य अपने सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन करता है। आगे अपन बात करते हैं, इस ग्रंथि को अपन मिश्रित ग्रंथि या उभयस्थायी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब अपन बात करते हुए मिश्रित या उभयस्थायी शब्द क्या होता है, क्यों जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि या उभय शब्द का अर्थ वैसे होता है दोनों, उभय शब्द का अर्थ निकलता है अपने दोनों। ये जो ग्रंथि होती है हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है और एंजाइम का सिक्रेशन भी करती है, यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करने के कारण इसे नाम दिया गया है मिश्रित ग्रंथि या उभयस्थायी ग्रंथि। या आप यूं भी कह सकते हैं, मतलब अंतःस्थायी ग्लैंड भी है और बहिस्थायी ग्लैंड भी है, क्योंकि इनसे दोनों प्रकार के मतलब पार्ट का सिक्रेशन हो रहा है, एंजाइम और हार्मोन का। अंतःस्थायी ग्रंथि की बात करें तो क्योंकि ये हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है, और बहिस्थायी की बात करें तो ये एंजाइम का सिक्रेशन कर रही है। अब हार्मोन की बात करें तो इनसे तीन प्रकार के हार्मोन स्रावित हो रहे थे, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और एंजाइम की बात है तो इसे अग्न्याशय रस
अग्न्याशय रस का सिक्रेशन होता है। ये अग्न्याशय जो रस होता है, इस अग्न्याशय ग्रंथि से छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है छोटी आंत से जुड़ी हुई रहती है। छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से, जिसे आप ग्रहणी बोल सकते हैं, ग्रहणी वाले हिस्से से ये जुड़ी हुई रहती है। तो वहां से ये जो अग्न्याशय रस एंजाइम है जो अपनी छोटी आंत में एंट्री कर जाता है और भोजन के पाचन में सहयोग करता है। और ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो हार्मोन्स हैं, सीधे अपने ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं। ये एक नलिका के द्वारा, एंजाइम जो होते हैं एक नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। मतलब जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, बहिस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित पदार्थ होता है उन्हें अपन एंजाइम्स कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की है। तो उनमें सबसे पहले फर्स्ट की बात में, जैसे भाई ये बहिस्रावी क्यों है, बहिस्रावी के रूप से में इनसे अग्न्याशय रस यानी एंजाइम सिक्रेट हो रहा है और छोटी आंत में पहुंचाया जा रहा है। और अंतःस्रावी की बात करें तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है अपने हार्मोन्स को ब्लड में डालती है। तो अंतःस्रावी के रूप में इनसे 3 हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं और ये तीनों हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ दिए जाते हैं, रक्त के थ्रू अपने शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। जहां इनका रोल होता है वहां ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ से अक्सर अपने बोर्ड में पहले भी एक आध बार प्रश्न 10th में भी पूछा हुआ है, 12th में भी पूछा हुआ है। तो ध्यान रखें भाई, इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है या अवैस्रावी ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे एंजाइम का सिक्रेशन भी होता है और हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है। एंजाइम की बात करें और अंदर तो ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं और हार्मोन, और एंजाइम की बात करें तो इससे अग्न्याशय रस सिक्रेट होता है। इसी का इसे मिश्रित ग्रंथि नाम दिया गया है। आगे अपन बात करते हैं, अगर अपने रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उस स्थिति को अपन कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अपन कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का बढ़ना। ग्लूकोज की मात्रा कम बढ़ती है जब हमें शरीर में किसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई और अपन उसी को कहने लग जाते हैं भाई अपने शर्करा रोग हो गया, शुगर रोग हो गया, मधुमेह रोग हो गया, या इसे आप डायबिटीज मेलिटस कह दो, डायबिटीज मेलिटस भी कह सकते हैं, ठीक है। और यदि अपने इंसुलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है या ये ग्रंथि ज्यादा सिक्रेट करती है तो भी एंटी इफेक्ट पड़ता है। अगर ये ग्रंथि इंसुलिन का आवश्यकता से भी ज्यादा सिक्रेशन करती है तो उस स्थिति में अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा या अपने रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उस स्थिति को अपन कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर यानी बढ़ना, ग्लूकोज का बढ़ना, रक्त के अंदर ग्लूकोज का बढ़ना। हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त के अंदर ग्लूकोज का घटना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। ये स्थिति इन दोनों हार्मोन के अनबैलेंस होने के कारण उत्पन्न होती है। इंसुलिन की कमी हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन की अधिकता हाइपोग्लाइसीमिया, या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी। क्योंकि इसलिए घट जाएगी क्योंकि इंसुलिन का काम ही क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा अगर बढ़ गई तो ग्लूकोज वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी जो बॉडी में या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम पड़ जाएगी। तो इसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती है। इससे थकावट आना, ऐंठन आना, हाथ पैरों का दर्द होना, इस विभिन्न प्रकार के लक्षण अपने शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार बीपी भी बढ़ जाती है, जी घबराने लगता है, हाथ पांव दर्द करते रहते हैं, बार बार मरोड़ का आना, ऐसे अजीब अजीब प्रकार के लक्षण अपने शरीर में उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जैसे अपन ने डायबिटीज की बात की थी, डायबिटीज में भी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। डायबिटीज मेलिटस तो होता ही है,
इसी डायबिटीज मेलिटस को शर्करा रोग भी कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं, ये 2-3 नाम वगैरह देते हैं। अब आपको इन दोनों वर्ड में कंफ्यूजन है, उनको दूर करना चाह रहा हूं। ये बीमारी अलग है और ये बीमारी अलग है। डायबिटीज मेलिटस, शर्करा रोग, मधुमेह रोग तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये बीमारी होती है। अब मैं बात करूं ये डायबिटीज इंसिपिडस और क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस जो बीमारी है, ये जो बीमारी अपने पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग या पश्च पाली कह सकते हो, इस पश्च पाली से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। उन हार्मोन में पहला है एडीएच हार्मोन, दूसरा है इसी एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कह सकते हो। एडीएच हार्मोन या इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन हार्मोन। इस एडीएच की फुल फॉर्म की बात करें, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, इसे आप नाम दे सकते हैं। और दूसरा जो हार्मोन होता है उसे आप नाम दे सकते हो ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन कह सकते हो या पिटोसिन कह सकते हो, पिटोसिन। वैसे इन दोनों हार्मोन को सम्मिलित रूप से पिट्यूइट्रीन कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग से सिक्रेट होते हैं। इन दोनों हार्मोन को एक साथ अपन पिट्यूइट्रीन कह सकते हैं। फर्स्ट वाले को वैसोप्रेसिन कह सकते हो, शॉर्ट में एडीएच कह सकते हो, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कह सकते हो। और सेकंड हार्मोन है उसे ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है, पिटोसिन भी कहा जाता है। अब इन दोनों हार्मोन का अलग अलग रोल होता है। अपन केवल इस हार्मोन की बात करेंगे, बाकी अन्य हार्मोन इसकी जो अग्रपाली है और इस पश्चपाली से अन्य जो हार्मोन साइट होता है, उन हार्मोन्स की बात अपन पीयूष ग्लैंड के अंदर देखेंगे जब अपन आगे चैप्टर लेंगे। तो अब अपन ये बात करते हैं ये एडीएच जो हार्मोन होता है क्या करता है, जो अपने किडनी होती है, किडनी या जिसे आप वृक्क कहते हैं, उन वृक्क की नलिकाओं से जल के पुनः अवशोषण की दर को बढ़ाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन यानी मूत्र को सांद्र करता है, मूत्र को गाढ़ा कर देता है, टाइट करता है, यानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है उस पानी को वापस एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब उसमें सहयोग करता है यदि इस हार्मोन की बराबर मात्रा स्रावित होती है। यदि किसी कारण वजह से एडीएच या वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है तो वृक्क नलिकाओं से यानी किडनी की नलिकाओं से जल पुनः अवशोषित नहीं हो पाता है, जिससे रोगी को बार बार मूत्र आता है, बार बार मूत्र के लिए जाता है। उस स्थिति को अपन कह देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये है आपका डायबिटीज इंसिपिडस और ऊपर वाला था डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है और डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड है। डायबिटीज इंसिपिडस वैसोप्रेसिन हार्मोन से रिलेटेड है। वैसोप्रेसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से सिक्रेट हो रहा है और इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से स्रावित हो रहा है। वहां इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा इफेक्ट पड़ता है या पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली से स्रावित वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे अपन कह रहे हैं डायबिटीज इंसिपिडस। धन्यवाद मित्रों, आपका सहयोग और बना रहे। थैंक यू।